Assalamu alaikum students. For today's topic is thermoregulation. In our last lecture we studied about kidney problems and their solutions. ठीक है, पिछले लेक्चर में जो है वो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि रिनल फेलियर हो जाए तो किस किस्म की क्या क्या जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। डायलिसिस जो है वो कैसे किया जाता है, दो टाइप्स पढ़ी थी हमने, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है थर्मोरेगुलेशन। इस चैप्टर में हमने होम्योस्टेसिस का सबसे पहले जो स्टार्ट किया हुआ चैप्टर, इसमें हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजेस विद इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस हों उसके बावजूद भी अगर इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखा जाए तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, तीन चीजें जो है वो मोस्टली अपना रोल प्ले करती हैं उसको मेंटेन रखने में, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन। इस चैप्टर में हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो है उनको डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन आपने ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में भी पढ़ी थी, एनिमल्स में भी पढ़ी थी, एक्सक्रीशन आपने प्लांट्स में भी पढ़ी है, एनिमल्स में भी पढ़ी है। उसी तरह से हम लोग थर्मोरेगुलेशन जो हमारा इस चैप्टर का थर्ड वाला टॉपिक है, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन का थर्ड जो था, तीन चीजें जो ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन कर तीन चीजें जो होम्योस्टेसिस को जो है अपना रोल प्ले कर रही हैं कायम रखने में, वो थी ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन। तो ये हमारा थर्मोरेगुलेशन वाला टॉपिक है, बाकी दोनों हम पढ़ चुके हुए हैं। इसको भी, थर्मोरेगुलेशन को भी हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे थर्मोरेगुलेशन, और एनिमल्स में भी थर्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे। थर्मोरेगुलेशन होती क्या है आपको पता है? टेम्परेचर की रेगुलेशन। थर्मो मीन हीट, टेम्परेचर की उसके नाम से ही पता चल रहा है, रेगुलेशन उसको रेगुलेट करना। ठीक है, मतलब बैरोनी इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस आए, अगर इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑर्गेनिज्म मेंटेन रख रहे हैं, और आपको पता है कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है, 36 से 38 तक वेरी करता है, और जो एवरेज है वो 37 रहता है। तो इस मेंटेनेंस को, ये टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है, ये कहलाती है थर्मो रेगुलेशन। कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट इन ऑर्गेनिजम्स टू कोप विद एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इंक्लूडिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, एडॉप्टेशन इन प्लांट टू लो एंड हाई टेम्परेचर। अब हम देखेंगे प्लांट्स जो है वो कैसे, जब टेम्परेचर लो हो जाता है यानी बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है, तब प्लांट्स क्या करते हैं, और अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो प्लांट्स उसको कैसे जो है वो उसका सामना करते हैं। हाई टेम्परेचर डीनेचर्स द एंजाइम, ये हमें पता है सबको अच्छी तरह से कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो एंजाइम जो है उनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रख सकते, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। जब वो रिएक्शन में अपना रोल नहीं करेंगे प्ले, तो डैमेज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से होते हैं आपको पता है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकेगा, और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसके नतीजे में प्लांट्स जो हैं वो किल हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो आपने देखा होगा अक्सर पौधे बहुत बिल्कुल मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से होता है कि उनके एंजाइम्स डीनेचर हो गए होते हैं। प्लांट्स यूज इवेपोरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर। अब ये नंबर 1 स्ट्रेटजी है, आप इसको अडॉप्टेशन दे सकते हो। नंबर 1, 1 क्या है? ये चीज़ 1 है, इस पे आपने इवेपोरेटिव कूलिंग की हेडिंग देके इसको 1 लिखना है। ये पहला प्रोसीजर है, प्लांट इवेपोरेटिव कूलिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लांट जो है उनकी सरफेस से वाटर निकलता रहता है। जब वाटर निकलता रहेगा तो क्या होगा, सरफेस जो है वो ठंडी ठंडी रहेगी। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो प्लांट के अंदर से पानी इतना ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की जो सरफेस है वो कुछ हद तक ठंडी रहेगी, जो उनके एंजाइम्स को मतलब मेंटेन करेगी, उनके एंजाइम के लिए टेम्परेचर को। हॉट एंड ड्राई वेदर however causes वाटर डेफिशिएंसी। अब देखो, हॉट और ड्राई वाटर में हमने पढ़ा है कि प्लांट इवेपोरेटिव कूलिंग कर रहे होते हैं अपने अंदर से, तो उनके अंदर से मुसलसल पानी निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वाटर डेफिशिएंसी का भी सामना करना पड़ सकता है प्लांट को। इस वजह से उनके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो प्लांट जो हैं वो इन कंडीशन में मोस्टली सफ़र ही करते हैं। हाई टेम्परेचर में किसी प्लांट के पास एक खास हद तक तो लिमिट है, ऑप्शन है इवेपोरेटिव कूलिंग करवाने की, लेकिन अगर पौधे के पास खुद पानी खत्म होना शुरू हो जाए, अंदर उसकी बॉडी के लिए पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाए, तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा उसके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, इवेपोरेटिव कूलिंग नहीं होगी, तो प्लांट जो है उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म होनी शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन हीट, ये सेकंड पॉइंट है आपका। अभी यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड एडॉप्टेशन है, पहली एडॉप्टेशन प्लांट की इवेपोरेटिव कूलिंग है, सेकंड एडॉप्टेशन प्लांट की जो है वो है हीट शॉक प्रोटीन।
Production of heat shock protein. Most plants have adapted to survive in heat stress as plants of temperate regions face the stress of 40 degree and above. The cells of these plants synthesize large quantities of special proteins called heat shock proteins. These proteins embrace enzymes and other proteins to help and thus help to prevent denaturation. अब ये एंजाइम क्या कुछ यानी एक पहली प्लांट के पास हाई टेम्परेचर को का सामना करने की या मुकाबला करने की पहली जो थी प्लांट के पास एडॉप्टेशन वो थी इवेपोरेटिव कूलिंग, जिसमें पौधा अपने अंदर से पानी बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से पौधे की हमें भी जब पसीना आता है तो आपको पता है हमारी स्किन जो है वो ठंडी हो जाती है। अगर ऊपर से पौधे का स्किन पसीना ना आए तो स्किन जो वो तो जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पसीना आएगा तो जैसे हमें ठंडक महसूस होती है उसी तरह से जब पौधे में से पानी निकलता है तो पौधे को भी ठंडक महसूस होगी। एक तो प्लांट की वो एडाप्टेशन थी। दूसरी प्लांट की एडाप्टेशन है कि कुछ पौधे जो कि बहुत ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर्स में रहते हैं, टेम्परेचर वाले इलाकों में रहते हैं, वो अपने अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये एक और उनकी स्ट्रेटजी है पौधे की बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की। हीट शॉक प्रोटीन जो हैं वो क्या करेंगी, वो जाके एंजाइम्स और दूसरी प्रोटीन जो है उनके साथ अटैच हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनको डीनेचर नहीं होने देंगी। ठीक है, उनको यानी बचाएंगे एक किस्म से। लो टेम्परेचर, अब हाई टेम्परेचर में हमने दो तरह की पढ़ ली है कि पौधे क्या करते हैं, तो इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं और दूसरा हीट शॉक प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर में जो पौधे हैं वो क्या करेंगे, इसमें भी आपने नंबर 1 पैराग्राफ को 1 पॉइंट देना है और नंबर 2 पैराग्राफ को 2 पॉइंट देना है। ठीक है, तो प्लांट लो टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करने के लिए दो तरह की आपकी बुक में बताई हुई है स्ट्रेटजीज, दो तरह के तरीकाकार बताए हुए हैं जो प्लांट अडॉप्ट करते हैं। पहला तरीकाकार जो है वो क्या है, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी अब हम देखते हैं इन लो टेम्परेचर फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज altered because lipids of the membrane becomes locked into crystalline structures which affect the transport of solute. अब क्या होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, आपको पता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में बर्फ एक किस्म की पौधा जमी हुई फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो सल्यूट की ट्रांसपोर्ट है पौधे के अंदर और बाहर वो मुतासर होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो इफेक्टेड। प्रोटीन जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चली जाएगी, आपको पता है मेम्ब्रेन पौधे की जो सतह है सेल मेम्ब्रेन है वो अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में चली जाएगी तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। ये चीज तो कंफर्म है ना। Plants respond to cold stress by increasing proportion of unsaturated fatty acid, which help to maintain structure at low temperatures by preventing crystal formation. अब पौधे इस चीज से कैसे बच जाएंगे, नहीं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलने से बहुत ज्यादा सर्दी वाले इन्वायरमेंट में, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी वाले इन्वायरमेंट में पौधा जो है वो बर्फ एक किस्म की ऊपर वाली सतह इतनी ठंडी हो जाती है कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसकी मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए पौधे जो हैं वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, वो अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में बना लेते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने देंगे सरफेस पे। ठीक है, पौधे की सरफेस पे अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी अल्टर नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। अल्टर का मतलब है तब्दील होना। ठीक है, दिस एडॉप्टेशन रिक्वायर्ड टाइम्स बिकॉज of this reason rapid chilling of plant is more stressful than gradual drop in air temperature. अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट अपने अंदर जब बहुत ज्यादा बना लेंगे तो किसी हद तक प्लांट लो टेम्परेचर से बच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाने के लिए पौधों को टाइम लगता है। इसलिए अगर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आ रही है, यानी एक दिन थोड़ी सर्दी हुई, अगले दिन फिर उससे ज़्यादा सर्दी हुई, फिर उससे ज़्यादा सर्दी हुई, फिर उससे ज़्यादा सर्दी हुई, तो पौधा आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी आने तक पूरी कर लेगा। लेकिन अगर रैपिड चिलिंग का मतलब है बहुत तेज़ी से, अगर चिलिंग का मतलब है बहुत कोल्ड या ठंडी चीज़ जो होती है, तो अगर बहुत तेज़ी से सर्दी आ गई है तो फिर वो पौधे के लिए मसला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पौधा फ़ौरन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपने अंदर नहीं बना सकता। ठीक है, ग्रेजुअल ड्रॉप का मतलब होता है बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कमी आनी टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, सर्दी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, तो फिर तो पौधा जो है वो अपने अंदर कर लेगा ये। ठीक है ना, उसके लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना लेगा और उससे किसी हद तक बच जाएगा सख्त टेम्परेचर से। ये थी पौधे की फर्स्ट एडॉप्टेशन, जिसमें इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी जो है वो क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर काजेज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब फ्रीजिंग
हमें पता है कि जब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है तो आइस क्रिस्टल जो है वो पौधे के अंदर बन जाती हैं. Confinement of ice crystal formation around the cell wall does not affect as badly and plants survive. However, formation of ice crystals within the protoplasm perforates membrane and organelles, hence killing the cell. अब इस लाइन में क्या बताया हुआ है, वो ये बताया हुआ है कि अगर कन्फाइनमेंट का मतलब था किसी चीज का एक खास जगह तक फिक्स रहना. आइस क्रिस्टल अगर कह रहे हैं कि पौधे की सेल वॉल में बन रही है, सेल वॉल में सिर्फ आइस क्रिस्टल्स बन रही हैं, तो फिर तो किसी हद तक पौधा बर्दाश्त कर लेगा. लेकिन अगर सेल वॉल के अंदर वाला जो प्रोटोप्लाज्म है वो बर्फ की वजह से जम गया है, तो फिर पौधा जो है वो लाजमी तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किल हो जाएगा. ठीक है. अगर सेल वॉल जम गई है, बाहर पौधे की जो साइड वाली सेल वॉल है वो जम गई है, लेकिन अंदर वाला पोर्शन जो है वो किसी हद तक बहुत ठंडा हो गया, लेकिन वो रॉ लिक्विड फॉर्म में है, वो जमा नहीं है. ठीक है ना, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं गया, उसमें क्रिस्टल नहीं बनी बर्फ की. प्रोटोप्लाज्म अगर क्रिस्टल फॉर्म में नहीं गया तो फिर प्लांट सर्वाइव कर जाएगा फिर भी. ठीक है ना. लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टल फॉर्म में आइस क्रिस्टल उसमें बन गई और प्रोटोप्लाज्म जो है वो बर्फ की तरह जमा हुआ बन गया, तो फिर पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, वो किल हो जाएगा. The plants native to cold regions such as oaks, maples, roses, and other plants have adapted to bring changes in solute composition of cell, which causes cytosol to supercool without ice formation, although ice crystals may form in the cell walls. अब प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सर्दी वाले इलाकों के, जैसे कि ओक, मेपल, रोजेज, ये पौधों के नाम है. ठीक है. ये वाले पौधे जो हैं ये अपने सल्यूट की कंपोजिशन में चेंजेस ले आते हैं. ठीक है. बस आपने फिलहाल ये रखना है कि सर्दी के कब चेंजेस इन सल्यूट कंपोजिशन. ये आपका सेकेंड एडाप्टेशन है. फर्स्ट एडाप्टेशन थी पौधे की लो टेम्परेचर के लिए इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है. और दूसरी एडाप्टेशन है चेंजेस इन सल्यूट कंपोजिशन ऑफ सेल्स. तो पहली अडॉप्टेशन और दूसरी अडॉप्टेशन. दूसरी अडॉप्टेशन में पौधे क्या कर रहे हैं, अपने सल्यूट की कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं. अपने अंदर के प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सल्यूट्स हैं उनकी कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से पौधों का प्रोटोप्लाज्म नहीं जमता, उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनती, जबकि उसकी सेल वॉल में बन जाती हैं. अगर सेल वॉल में आइस क्रिस्टल्स बन जाए तो भी पौधे की जिंदगी मतलब बच सकती है, पौधा सर्वाइव कर सकता है. लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगी तो पौधा जो है वो मुकम्मल तौर पर किल हो जाएगा, वो बच नहीं सकेगा. तो ये थी हाई टेम्परेचर की दो एडाप्टेशन आपने पढ़ी थी. पौधे के अंदर कौन कौन सी हैं. हाई टेम्परेचर में पौधा जो है वो एक इवेपोरेटिव कूलिंग करता है और दूसरा हीट शॉक प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है. हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए पौधे ही के दो काम करते हैं, एक इवेपोरेटिव कूलिंग और दूसरा हीट शॉक प्रोटीन. लो टेम्परेचर जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए पौधे क्या करते हैं, एक तो प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है. एक तो ये काम करते हैं पौधे लो टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए या लो टेम्परेचर के साथ मुकाबला करने के लिए. एक तो अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा करते हैं और दूसरा चेंजेस करते हैं सल्यूट कंपोजिशन ऑफ सेल. सेल के अंदर जो सल्यूट की कंपोजिशन है उसमें चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर वाला हिस्सा जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो नहीं आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होने देता अपने अंदर, जबकि जो बाहर वाली सेल वॉल है उसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है. आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन अगर सेल वॉल में हो जाए तो पौधा सर्वाइव कर सकता है. तो ये हमने प्लांट की एडॉप्टेशन पढ़ ली लो और हाई टेम्परेचर में. अब हम एनिमल्स में मैकेनिज्म जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है. एनिमल्स में मैकेनिज्म जो है, टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट. अच्छा, अब हम देखते हैं एनिमल का टेम्परेचर किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है. नंबर वन, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट. एक तो बॉडी हीट की का जो रेट है वो कैसे चेंज हो रहा है, बॉडी की हीट ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, एक इस चीज़ पर डिपेंड करेगा. इसके अलावा डिपेंड करेगा रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है. इस चीज़ पर डिपेंड करेगा. एंड द रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस. और बाहरी इन्वायरमेंट से, यानी पौधे एनिमल का हम पढ़ने लगे हैं, एनिमल की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि एक तो एनिमल की बॉडी के अंदर कितनी हीट हो रही है, कितनी, एक तो एनिमल की बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस चल रहे हैं उनमें हीट की प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही. एनिमल का टेम्परेचर इस चीज़ पर डिपेंड करेगा. और दूसरा, एनिमल अपने इन्वायरमेंट से हीट ले रहा है या फिर इन्वायरमेंट में हीट दे रहा है अपनी बॉडी से, उसकी बॉडी में से हीट निकल के इन्वायरमेंट में जा रही है या इन्वायरमेंट में से हीट उसकी बॉडी में जा रही है. तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा एनिमल का टेम्परेचर.
This transfer of heat between an animal and its environment is done in numerous ways. अब ये जो दूसरे वाला हमने पढ़ा था, पहले तो हमने देना है टेम्परेचर ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग. नंबर वन, rate of heat production through metabolic processes. Number two, rate of external heat gain and rate of heat loss. अब एक्सटर्नल हीट गेन एंड लॉस मतलब इन्वायरमेंट में पौधे के अंदर हीट जा कैसे रही है और आ कैसे रही है. अब हम देखते हैं इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन एंड डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट ट्रांसफर हीट इनटू एनिमल. ये दो चीजें जो हैं, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन और डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट. एक तो थर्मल रेडिएशन और दूसरा सनलाइट, ये जानवर के अंदर हीट भेज रही हैं. इंफ्रारेड और थर्मल रेडिएशन जानवर के अंदर जो है वो हीट भेज रही हैं. ठीक है. जबकि रेडिएशन एंड इवेपोरेशन ट्रांसफर हीट आउट टू द एनवायरनमेंट. इवेपोरेशन और रेडिएशन जो है वो बाहर की तरफ को हीट जो है वो निकाल रही है, यानी जानवर के अंदर से हीट जो है वो बाहर निकाल रही है. और इंफ्रारेड और थर्मल रेडिएशन हीट अंदर भेज रही है. यानी हमने पढ़ा है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है एनिमल और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान. अगर इन्वायरमेंट से एनिमल में हीट कैसे जानी है, इंफ्रारेड और थर्मल रेडिएशन के जरिए. ठीक है. और सनलाइट के जरिए. अब एनिमल के अंदर से बाहर इन्वायरमेंट में कैसे हीट आनी है, रेडिएशन के जरिए या इवापोरेशन के जरिए. ठीक है. तो ये दो चीजें थी मेन जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी हैं. एक तो एनिमल का टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और दूसरा यानी जिन दो चीजों पे टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है वो है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये पहली चीज है. और दूसरी चीज है रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट लॉस. ठीक है. इस चीज पे डिपेंड कर रहा है एनिमल का टेम्परेचर. और दूसरा हमने पढ़ा था कि ये जो एनिमल और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान हीट का एक्सचेंज होता है, ये कैसे हो रहा है. नंबर वन और नंबर टू, ये प्रिंसिपली जहाँ पे लिखा है ये आपने नंबर वन देना है, और वेयर एज जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपने नंबर टू देना है. और इसी तरह से यहाँ पे आपने रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो है थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस इसको नंबर वन देना है, एंड रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस इसको नंबर टू देना है आपने. टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. एनिमल डील विद वेरिएशन इन. अच्छा ठीक है मेरा ख्याल स्टूडेंट्स इतना लेक्चर आप लोगों को काफ़ी है. टेम्परेचर क्लासिफिकेशन एनिमल्स की जो है वो हम कल करेंगे. अपने एनिमल का आज बस ये पैराग्राफ करना है, और प्लांट्स का जो मेनली टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से करना है. ये इतना ज़्यादा लेक्चर नहीं है लेकिन. और थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन करनी है. थर्मो रेगुलेशन जो है वो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज. ठीक है. या फिर विद इन अ टॉलरेबल रेंज. रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज डिस्पाइट ऑफ चेंजेस विद इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये आपने करना है. हाई टेम्परेचर में हमने दो तरह की एडॉप्टेशन पौधों में पढ़ी. ये पहले प्लांट्स में हमने पढ़ा है कि थर्मो रेगुलेशन, हाउ प्लांट थर्मो रेगुलेट. अगर आपको ये क्वेश्चन आए हाउ प्लांट थर्मो रेगुलेट, तो आप ये लिखोगे नंबर वन हाई टेम्परेचर और नंबर टू लो टेम्परेचर. ठीक है. आप बल्कि आप लिखोगे एडॉप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर. फिर हाई टेम्परेचर की हेडिंग दोगे और लो टेम्परेचर की हेडिंग दोगे. हाई टेम्परेचर में फिर आप मजीद दो हेडिंग दोगे कि आप लिखोगे प्लांट्स को हाई टेम्परेचर बाय फॉलोइंग वेज. ठीक है. नंबर वन है इवेपोरेटिव कूलिंग, और नंबर टू है हीट शॉक प्रोटीन्स. उसके बाद आप लिखोगे लो टेम्परेचर, आप लिखोगे प्लांट टॉलरेट लो टेम्परेचर बाय द फॉलोइंग मेथड्स. नंबर वन, बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपकी हेडिंग है और इसमें आप ये पूरा पैराग्राफ लिखोगे. और नंबर टू आप बताओगे बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन देयर सॉल्यूट कंपोजिशन. ठीक है. ये सेकंड हेडिंग है और आप इसमें ये दूसरा पैराग्राफ लिखोगे. ये चीजें हो गई. और उसके बाद है मैकेनिज्म इन एनिमल्स. तो इसमें हमने ये दो चीजें पढ़ी हैं कि एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनिमल्स टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड अपॉन. ठीक है. नंबर वन रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. या आपसे पूछा जा सकता है ऑन विच फैक्टर्स टेम्परेचर ऑफ एनिमल डिपेंड. ठीक है. नंबर वन है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस. नंबर टू है रेट ऑफ हीट गेन, एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस. और आपसे पूछा जा सकता है हाउ ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट. ठीक है. अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हाउ ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन एन एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट.
तो आप इसके नंबर 1 बताओगे ये, और नंबर 2 ये है। नंबर 1 है थर्मल एंड इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन एंड डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट ट्रांसफर हीट टू एनिमल। और नंबर 2 आप बताओगे रेडिएशन एंड इवेपोरेशन ट्रांसफर हीट आउट टू द एनिमल। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो तैयार करना है। इसके बाद आपने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मुझे आपने अपने ग्रुप में, जो आपका ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आपने कर लेने हैं। ठीक है, और ये लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। ठीक है।